हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री के नए क्लास में। और ये जो लेक्चर होगा ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा सॉल्यूशन चैप्टर का। इसमें हम जो बचे हुए टॉपिक्स हैं जिसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारी बची हुई थी, कौन कौन से टॉपिक थे हमारे, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, इनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो हम क्या देखेंगे, आज देखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कि जब किसी भी सॉल्वेंट में जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसके वेपर प्रेशर में तो कमी आती ही आती है, उसके फ्रीजिंग पॉइंट में क्या कमी आती है इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम कि एक ग्राफ, यहाँ से हम थोड़ा ये समझेंगे कि उसके वेपर प्रेशर में क्या कमी आ रही है और उसके फ्रीजिंग टेम्परेचर में क्या कमी आ रही है। तो देख लेते हैं, ये जो हमारा कोऑर्डिनेट है यहाँ पर हमने वेपर प्रेशर को शो किया है, ये जो हमारा कोऑर्डिनेट है x, यहाँ पर हमने फ्रीजिंग टेम्परेचर को शो किया है। ठीक है, ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये हमारा फ्रोज़न सॉल्वेंट का है। इस टेम्परेचर पर हमारा जो सॉल्वेंट है वो फ्रीज़ हो जाता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ये जो ऊपर वाला ग्राफ है ये हमारा प्योर सॉल्वेंट का है, ये जो दूसरा ग्राफ नीचे दिखाई दे रहा है ये सोल्यूशन 1 का है या फर्स्ट सोल्यूशन का है। मीन्स जब हम इस सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं उसका है। और ये जो हमारा तीसरा ग्राफ दिखाई दे रहा है प्लॉट, ये जो है हमारा सोल्यूशन सेकंड का है। मीन्स जब इसमें हम थोड़ा सा और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तब इसके फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ता है। तो चलो देख लेते हैं। जब हमारा प्योर सॉल्वेंट था ये ग्राफ, तो देखिए इस टेम्परेचर पर हमारा जो सॉल्वेंट था वो फ्रीज हो रहा था। ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है इस वाले टेम्परेचर पर कितना है, TF नॉट है, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट है तो प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग टेम्परेचर को हम TF नॉट से शो करेंगे। तो ये जो हमारा टेम्परेचर है इस टेम्परेचर पर हमारा प्योर सॉल्वेंट फ्रीज हो रहा था। उसके बाद जब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो इसके वेपर प्रेशर में कमी आ गई। अब जो है ये जो सोल्यूशन है ये पहले के कंपैरिजन में और कम टेम्परेचर पर फ्रीज होगा। मीन्स ये TF1 अब कितने पर फ्रीज हो रहा है, TF1 पर फ्रीज हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम थोड़ा सा और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं, तो इसको हमने डिनोट कर दिया सोल्यूशन सेकंड से। अब इसका वेपर प्रेशर और डाउन हो गया है। अब ये जो सोल्यूशन है रिजल्टिंग सोल्यूशन, इसका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा वो पहले के कंपैरिजन में और डाउन हो जाएगा। मीन्स अब ये जो हमारा सोल्यूशन है ये हमारा TF2 टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो TF नॉट टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो P नॉट है। TF1 टेम्परेचर पर जो सोल्यूशन फर्स्ट का जो वेपर प्रेशर है उसको हमने P1 से शो किया है। और TF2 टेम्परेचर पर सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसको हमने P2 से शो किया है। तो ये तो हो गया फ्रीजिंग टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का ग्राफ। तो यहाँ पर हमने देखा कि जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं वैसे ही फ्रीजिंग टेम्परेचर डाउन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा वेपर प्रेशर है वो भी डाउन होता है। तो ये हो गया ग्राफ। अब देखते हैं हम फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या है। फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या है, फ्रीजिंग टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है या वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर किसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उसी सॉल्वेंट की सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। जिस टेम्परेचर पर, वही टेम्परेचर उस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, तो फ्रीजिंग टेम्परेचर और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स फ्रोजन स्टेट, उसकी फ्रोजन स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। वो टेम्परेचर हमारा फ्रीजिंग टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं इन द गिवन ग्राफ। ये जो ग्राफ है यहाँ इसके बारे में हम यहाँ से इसको यहाँ पर जो मैथमेटिकल फार्मूला है यहीं से डिराइव करेंगे। कैसे डिराइव करेंगे देख लेते हैं। इन द गिवन ग्राफ ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD, ABD, in the given graph triangle ABD and ACE, ACE, ABD और ACE are congruent triangle, congruent triangle है। ये कौन से ट्राइंगल है, congruent। इनको हिंदी में बोलते हैं समरूप त्रिभुज,
समरूप त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें ये जो हमारा बी डी है, ये बी और डी, ठीक है, ये सी ई के समानांतर है, सी ई के समानांतर है। ठीक है, ये कंडीशन होती है समरूप त्रिभुज की या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की, ये एक कंडीशन होती है। ठीक है, तो देखते हैं फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, अगर इस सोल्यूशन को हम डाइल्यूट मान लेते हैं तो इन ट्रायंगल ए बी डी, जो हमारा ए बी डी ट्रायंगल है, इसमें जो है और ए सी ई में, और ए बी डी और ए सी ई में क्या होता है कि बी डी अपॉन सी ई, जो बी डी है डिवाइडेड बाई सी ई, तो ये जो रेशियो होगा बी डी अपॉन सी ई का विल बी इक्वल टू ए डी अपॉन ए ई, विल बी इक्वल टू ए डी अपॉन ए ई। तो ये जो रेशियो होगा बी डी अपॉन सी ई का, ये जो है ए डी अपॉन ए ई के रेशियो के बराबर होगा। अब देख लेते हैं बी डी क्या है बी डी, तो बी डी कितना है टी एफ नॉट माइनस टी एफ वन, तो हमने यहाँ पर कर दिया टी एफ नॉट माइनस टी एफ वन। ठीक है, डिवाइडेड बाई सी ई क्या है, सी ई ये हमारा सी ई है टी एफ नॉट माइनस टी एफ टू, तो हमने यहाँ पर कर दिया टी एफ नॉट माइनस टी एफ टू इक्वल्स टू क्या है ए डी क्या है ए डी हमारा पी नॉट माइनस पी वन है, तो हमने यहाँ पर किया पी नॉट माइनस पी वन, और ए ई क्या है ए ई है पी नॉट माइनस पी टू, हमने कर दिया यहाँ पर पी नॉट माइनस पी टू कर दिया। उसके बाद देख लेते हैं कि ये जो हमारा रेशियो निकला है, यहाँ से हमको साफ साफ क्लियर समझ में आ रहा है कि जो डेल्टा टी एफ है, जो डेल्टा टी एफ है वो पी नॉट माइनस पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर सिंपली एक जो रिलेशन है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, दैट इज डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट माइनस पी एस। जो ये P1 है, इसको क्योंकि ये सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है तो इसको हमने PS से यहाँ पर डिनोट कर दिया है। ठीक है, अब देखते हैं फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। किसी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो उसके रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमने यहाँ पर कर दिया डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। अब ये जो हमारा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट की, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या बराबर होता है। तो हमने क्या किया टी एफ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड दिस टर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट में हम क्या करते हैं, हमने माना था वहाँ पर क्योंकि डाइल्यूट सोल्यूशन है तो डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए हमने क्या माना था, हमने कहा था टी पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू एन अपॉन एन प्लस एन था। तो फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन हमने क्या माना था कि जो हमारा एन है, एन दिस इज वेरी वेरी लेस देन डेल्टा एन, कैपिटल एन। हमने माना था कि जो स्मॉल एन है मीन्स सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स से बहुत ज़्यादा कम है। तो हमने डिनोमिनेटर से क्या किया था, स्मॉल एन को हटा दिया था। तो जो हमारा जो रिजल्टिंग फार्मूला बना था वो बना था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू एन अपॉन कैपिटल एन, ये हमारा फार्मूला बना था। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, उसी फार्मूले को हमने यहाँ पे रख दिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट था गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो सारे टर्म पलट के आ गए यहाँ पर W अपॉन एम डैश मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल M डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हो गया फार्मूला। अब देखते हैं सॉल्वेंट इज सेम एट बोथ टेम्परेचर, दोनों टेम्परेचर पर या तीनों टेम्परेचर पर जो हमारा सॉल्वेंट है वो तो सेम ही है। अगर सॉल्वेंट सेम है तो क्या उसका मॉलिक्यूलर मास चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो सॉल्वेंट का जो मोलर मास है दैट विल बी ट्रीटेड एज द कांस्टेंट। तो जो सॉल्वेंट का जो मोलर मास है उसको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो हम उसको यहाँ पर कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक है, सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज कांस्टेंट। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा टर्म है कैपिटल M, दिस इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम कांस्टेंट कर देते हैं। तो हो जाएगा फॉर्मूला, ये क्या बनेगा, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W अपॉन M डैश मीन्स गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ
सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई, ये नीचे क्या था, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट था, तो ये हो गया डिवाइडेड बाई गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। अब इस गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट को हम क्या बनाते हैं, केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 पलट के चला जाएगा ऊपर, तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। ये हो गया फॉर्मूला। अब ये जो हमारा फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, उसको हम बोलते हैं मोलैलिटी। तो ये जो हमारा टोटल ये जो टर्म है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एज मोलैलिटी वाले टर्म में रखेंगे। मोलैलिटी क्या होती है, इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा टी एफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। नाउ द डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ एम। के एफ इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यहाँ पर क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसको बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ। और ये जो के एफ होता है या के बी, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इन दोनों की जो वैल्यू होती है ये सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करती है। हमारे सामने अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब। परासरण दाब को समझने के लिए हमको सबसे पहले दो चीज़ों को समझना होगा। सबसे पहला है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और दूसरा है हमारे पास ऑस्मोसिस। इन दोनों चीज़ों को हमको सबसे पहले समझना होगा। तो क्या होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है, ऐसी सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जो किसी विलयन से केवल विलायक के कणों को पार होने देती है और विलेय के कणों को पार होने नहीं देती है। मीन्स अ मेम्ब्रेन which allows only solvent particle to pass through them but the solute particle, means solute particles को वो पास होने नहीं देती है, केवल solvent particle को पास होने देती है। तो ऐसी जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब देखते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होने वाला एक सिंपल टाइप का डिफ्यूज़न है। डिफ्यूज़न में क्या होता है, ये इस डिफ्यूज़न में क्या होता है कि जो ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन होता है और जो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है वो दोनों एक दूसरे के संपर्क में होते हैं थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मीन्स एक हमारा कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन है और दूसरा हमारा डाइल्यूट सोल्यूशन है। दोनों सोल्यूशन एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं लेकिन बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन करती क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन करती ये है कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स को, जो हमारा डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, जो हमारा तन विलयन होता है, वहाँ से सॉल्वेंट पार्टिकल्स को या विलायक के कणों को अपने से होकर कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन में जाने देती है। और यह जो प्रक्रिया होती है ये तब तक चलती रहती है जब तक दोनों तरफ का कॉन्सनट्रेशन या दोनों तरफ की सांद्रता बराबर नहीं हो जाती है। तो ये जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन, इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। देखिए, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन व्हेन बोथ सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब देखना ये है कि क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, यहाँ पर जो ऑस्मोसिस प्रक्रिया हो रही है वहाँ पर वेपर प्रेशर का बहुत बड़ा रोल है। जहाँ पर सॉल्वेंट ज़्यादा होगा वहाँ पर वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। अब ये एक क्लोज्ड कंटेनर है, ये क्लोज्ड कंटेनर इधर भी और इधर भी क्लोज्ड कंटेनर है। तो जो कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन होगा वहाँ पर हमारे सॉल्वेंट पार्टिकल्स कम होंगे। जब सॉल्वेंट पार्टिकल्स कम होंगे तो सॉल्वेंट पार्टिकल वेपर फेज़ में कम जाएंगे। जब वेपर फेज़ में कम जाएंगे तो उस सोल्यूशन के ऊपर वेपर प्रेशर भी कम पड़ेगा। तो जिस तरफ ज़्यादा सॉल्वेंट होगा उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। जिधर वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा उधर वाले सोल्यूशन के ऊपर वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। जब वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो इधर के जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ एंट्री कर जाते हैं। और ये जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अब जो ऑस्मोसिस है ये यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर टर्म कहाँ से आ जाता है? देखो, यहाँ पर दोनों तरफ ये डाइल्यूट सोल्यूशन, ये कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन, इधर से
जो सॉल्वेंट पार्टिकल हैं कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। तो हमको करना क्या है भाई, अगर हम प्रेशर इधर का भी बढ़ा देते हैं, इधर का कुछ ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो इधर का प्रेशर ज़्यादा है, इधर जो है सॉल्वेंट पार्टिकल्स कम है क्योंकि ये कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन है। तो हमको क्या करना है, इसके ऊपर का जो प्रेशर है उसको अगर हम बढ़ा दें और वो इधर वाला प्रेशर इसके वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, जो स्वतः माइग्रेशन का प्रोसेस है सॉल्वेंट पार्टिकल का, विरायक के कणों का, वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इधर जिस तरफ कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन है उस तरफ हम क्या करते हैं, एक पिस्टन लगा लेते हैं। पिस्टन ये हो गया पिस्टन, और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम दबाना शुरू करते हैं। इसको हम दबाना शुरू करते हैं तो इधर का जो प्रेशर है, इधर के जो गैस वेपर फेज है उसका भी प्रेशर तो इधर बढ़ना शुरू हो जाएगा, इधर वाले सोल्यूशन के ऊपर। जब धीरे धीरे हम इसको प्रेस करेंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि हमारा जो पिस्टन है वो खिसकते 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 यहाँ पर आ जाएगा। अब जब पिस्टन यहाँ पर आ जाएगा तो उस कंडीशन में इधर का जो प्रेशर है, इधर पड़ने वाला जो प्रेशर है वो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इधर वाले वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। जिस प्रेशर पर इधर का जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, वो डाइल्यूट सोल्यूशन के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उस कंडीशन में जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और वही जो प्रेशर की वैल्यू होगी वही सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब कहलाएगा। कैसे? द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। वो मिनिमम प्रेशर जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट को या ऑस्मोसिस को रोकने के लिए आवश्यक है वही क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। तो ये तो हो गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशंस आर ऑफ 3 टाइप बेस्ड ऑन द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पर अगर हम सॉल्यूशंस को क्लासिफाई करें तो सॉल्यूशन हमारा होता है 3 टाइप का। एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं सबसे पहले आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जहां पर दोनों सॉल्यूशन जो एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, दोनों सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है बराबर है। कॉन्सेंट्रेशन बराबर इन द सेंस कि अगर इधर 1 लीटर वाटर में 50 ग्राम सॉल्ट है, इधर 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर है और इसमें 50 ग्राम आपका सॉल्ट घुला हुआ है, और इधर भी क्या है, 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर है और इसमें भी 50 ग्राम सॉल्ट घुला हुआ है। तो दोनों तरफ का जो सोल्यूशन है, दोनों तरफ के सोल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है क्या है, बराबर है। ऐसा जो सोल्यूशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन की। ये जो हाइपो और हाइपर है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाइपो माने कम, हाइपर माने ज्यादा। तो जो हाइपो है और हाइपर है इसको हम सॉल्यूट के टर्म्स में लेंगे। हाइपो माने जहां पर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है। हाइपो माने क्या होता है, कम। हाइपो मीन्स लेस, हाइपो मीन्स होता है लेस और सोल्यूशन। तो हाइपो माने कम, और क्या चीज कम है, सॉल्यूट कम है। तो ऐसा सोल्यूशन जहां पर सॉल्यूट कम है उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो जैसे हम मान लेते हैं हमारा ये जो सोल्यूशन है ये डाइल्यूट सोल्यूशन है और ये क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। तो मैंने कहा हाइपोटोनिक सोल्यूशन जहां पर सॉल्यूट कम होगा। तो सॉल्यूट कहां पर कम होगा, जो हमारा डाइल्यूट सोल्यूशन है वहां पर सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है। तो ये जो सोल्यूशन होगा इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन से सॉल्वेंट पार्टिकल हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक। तो अब बात करते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन की। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में हाइपर मीन्स ज्यादा। तो क्या चीज ज्यादा होगा, सॉल्यूट ज्यादा होगा, मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशंस। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशंस आर दोज सोल्यूशंस विच हैव रिलेटिवली मोर सॉल्यूट पार्टिकल्स। ऐसा सोल्यूशन जिसके पास ज्यादा सॉल्यूट होता है उसको हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहेंगे। जैसे ये हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, तो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है इसका मतलब यहाँ पर सॉल्यूट ज्यादा है, तो ये कैसा होगा, ये हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा। और जब हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन और हाइपरटोनिक सोल्यूशन को दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आते हैं, जहां पर दोनों सोल्यूशन एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट होती है, तो हमेशा जो सॉल्वेंट होता है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन से हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ मूव करता है। ये हो गया आपका हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो चलिए अब देख लेते हैं
कि ऑस्मोटिक प्रेशर का मैथमेटिकल फार्मूला हम कैसे डिराइव करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये जानने वाली है कि जो हमारे आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं या जो हमारे ट्रू सॉल्यूशंस और डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं वो एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं। तो अगर ये सॉल्यूशन हमारे आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं तो इन सॉल्यूशंस को आइडियल गैस लॉज को फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो हमारा पहला रूल है वो ये कहता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन सी ऑफ द सोल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मीन्स अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो जो आपके सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कॉन्सेंट्रेशन आप जितना बढ़ाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही बढ़ जाएगा। मीन्स पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। ये हमने क्या किया, इसको समीकरण 1 बना लिया, इक्वेशन 1 हमारी ये बन गई। नाउ दूसरा रूल, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ऑफ द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T ऑन केल्विन स्केल एट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। अगर कॉन्सेंट्रेशन को हम कांस्टेंट रखते हैं तो जो हमारे सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। टेम्परेचर हम जैसे बढ़ाएंगे या जितना बढ़ाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही बढ़ जाएगा, लेकिन ये जो टेम्परेचर होगा वो केल्विन स्केल पर होगा, ठीक है। नाउ अब क्या करते हैं, हमने इसको इक्वेशन 2 बना लिया। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को मर्ज कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी, ठीक। प्रोपोर्शन जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कॉन्सेंट्रेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमने पाई को क्या किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी रख लिया, ठीक है। अब यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या हो जाता है, पाई इक्वल्स टू एस सी टी। ये एस क्या है, एस हमारा सोल्यूशन कांस्टेंट है, सोल्यूशन कांस्टेंट है। पाया ये गया है एक्सपेरिमेंटली कि जो हमारा सोल्यूशन कांस्टेंट एस होता है इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो गैस कांस्टेंट आर के बराबर होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन कांस्टेंट है इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं गैस कांस्टेंट आर से। यहाँ पर हमने एस को आर से रिप्लेस कर लिया तो यहाँ पर जो पाई इक्वल्स टू एस सी टी थी, सी टी था वो क्या हो गया, पाई इक्वल्स टू आर सी टी हो गया। यहाँ पर जो सी है, सी क्या है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन। अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन होता है इसको हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी रख सकते हैं। तो जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन वो होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो एन अपॉन वी, अगर हम चाहें तो कॉन्सेंट्रेशन को हम एन अपॉन वी लिख सकते हैं। एन अपॉन वी क्या होता है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ पर हम क्या करेंगे, एन अपॉन वी लिखेंगे। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला आपका पाई इक्वल्स टू एन अपॉन वी आर इंटू टी हो गया, ठीक है। अब ये वी क्या करते हैं, वी हम इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा पाई इंटू वी, पाई वी इक्वल्स टू एन आर टी। यहाँ पर पाई क्या है, पाई हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, वी क्या है, वॉल्यूम हमारा है सोल्यूशन का। नाउ एन क्या है, एन हमारा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलेय के मोलों की संख्या है। आर क्या है, आर हमारा गैस कांस्टेंट है। और टी क्या है, टी हमारा टेम्परेचर है केल्विन स्केल पर, मीन्स केल्विन में टेम्परेचर है। नाउ हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर और विलेय की दिए गए भार या मोलर भार में डायरेक्टली रिलेशन निकाल सकते हैं कि किसी भी सोल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर और विलेय के मोलर भार में क्या संबंध होता है। तो जैसे एन है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, दिया गया भार बटे मोलर मास, मोलर भार रख सकते हैं इस फॉर्मूले को। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से थोड़ा सा इतनी जगह को साफ कर लेते हैं। ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारा क्या निकला, पाई वी इक्वल्स टू एन आर टी, ये निकला। हम क्या करते हैं, मान लिया हमने लेट वी हैव W ग्राम of solute having molar mass कैपिटल M। हमारे पास कोई सोल्यूशन विलेय है जो W ग्राम है और जिसका जो मोलर मास है वो कितना है, कैपिटल M है। हमको पता नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी पदार्थ का जो नंबर ऑफ मोल्स होता है वो दिया गया भार बटे मोलर भार होता है। तो हम एन को क्या करेंगे, हम एन को
ले के मोलों की संख्या n बराबर क्या होगा, दिया गया भार मीन्स W डिवाइडेड बाई मोलर भार m। तो हमारा n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हमारा हो जाएगा n इक्वल्स टू W अपॉन m। ये फॉर्मूला होगा। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर n है वहाँ पर हम क्या करेंगे, W अपॉन m रखेंगे। हम देख लेते हैं यहाँ पर पाई v इक्वल्स टू W अपॉन m r इंटू टी, ये फॉर्मूला हो गया। अब हम m जो मोलर मास हमारा सॉल्यूट का है उसको हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे तो हो जाएगा पाई v m इक्वल्स टू W r इंटू टी, ये फॉर्मूला होगा। और ये क्या है, दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोलर मास और सोल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर के बीच का ये रिलेशन है। यहाँ पर पाई क्या है, पाई हमारा है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्या है, पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर। वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एम क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। डब्ल्यू क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। आर क्या है, आर हमारा गैस कांस्टेंट, आर है गैस कांस्टेंट। टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर किसमें है, केल्विन में है। चलो अब देख लेते हैं कि परासरण दाब का या ऑस्मोटिक प्रेशर का हम प्रायोगिक निर्धारण कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे अच्छा तरीका है बर्कले हार्टले मेथड। बर्कले हार्टले मेथड में एक हमारे पास एक एपरेटस होता है जो कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पर इसके बाहर जो ये है आपको दिखाई दे रहा है, बाहर ये एक स्टील का सिलेंडर होता है, ये बाहर से जो आपको ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है ये पूरा स्टील का सिलेंडर है। जिसमें ये जो आपको ग्रीन कलर का अंदर दिखाई दे रहा है ये एक पोरस पॉट है, और इस पोरस पॉट में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को लगाया गया है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है, यहाँ पर पोटेशियम फेरोसाइनाइड का जो प्रिसिपिटेट होता है वो एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फंक्शन करता है, क्योंकि इसके जो पोर्स होते हैं यहाँ पर जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड है वो आके डिपॉजिट हो जाता है और एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फंक्शन करता है। नाउ इसके अंदर ये जो आप पोरस पॉट दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्योर वाटर रखते हैं, और जो आपको स्टील का सिलेंडर दिखाई दे रहा है इस स्टील के सिलेंडर में हम सोल्यूशन रखते हैं जिसका कुछ कॉन्सेंट्रेशन है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है, वाटर से हायर कॉन्सेंट्रेशन है। जो हमारा पोरस पॉट है उसको एक तरफ से हम वाटर रिजर्वायर से कनेक्ट करते हैं और दूसरी तरफ हम इसको कैपिलरी ट्यूब से कनेक्ट करते हैं। अब क्या होता है, और जो स्टील का सिलेंडर है इसमें ऊपर की तरफ एक ओपनिंग होती है जहाँ से बाहर से हम एक पिस्टन लगाते हैं या फ्रिक्शन लेस पिस्टन लगाते हैं, और इसी पिस्टन में या इसी ओपनिंग में एक हमारे पास प्रेशर गेज लगा होता है जो अप्लाइड प्रेशर को मेज़र करता है। अब होता क्या है, जैसे ही आप ओपन करते हैं सिस्टम को, मीन्स सोल्यूशन और वाटर को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो जो वाटर होता है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है सोल्यूशन में जाना शुरू हो जाता है, सोल्यूशन में जाना शुरू हो जाता है। और जैसे ही सोल्यूशन में जाना शुरू होता है वैसे ही जो हमारा कैपिलरी ट्यूब है इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का, वाटर लेवल है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि ऑस्मोसिस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब ऑस्मोसिस को कैसे रोकना है, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हमको क्या करना है, जो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है उसकी तरफ से हमको प्रेशर अप्लाई करना है। मीन्स सोल्यूशन साइड में हमको यहाँ से जो फ्रिक्शन लेस हमारा पिस्टन है उससे हमको प्रेशर को अप्लाई करना है।
तो हम यहाँ से क्या करते हैं, पिस्टन को दबाना शुरू करते हैं, और जब पिस्टन को दबाना शुरू करते हैं तो जितना प्रेशर हम बाहर से लगा रहे हैं वो इस प्रेशर गेज पर हमारा जो है वो वैल्यू मिलना हमको स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही पिस्टन को हम दबाना शुरू करते हैं, दबाना शुरू करते हैं, दबाना शुरू करते हैं, और एक ऐसी कंडीशन आती है कि जो कैपिलरी ट्यूब है इसका जो वाटर लेवल है वो कम होना या डाउन होना बंद हो जाता है, और एक कांस्टेंट वैल्यू हमको यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब में मिल जाती है। तो जिस कंडीशन में या जिस टाइम पर या जिस प्रेशर पर हमको इस कैपिलरी ट्यूब के वाटर लेवल की एक कांस्टेंट पोजीशन मिल जाती है, उस पोजीशन पर या उस प्रेशर पर हम पिस्टन को और दबाना बंद कर देते हैं, और उस कंडीशन पर जो हमारा प्रेशर गेज होता है मैक्सिमम जितनी वैल्यू देता है वो गिवन सोल्यूशन की एक्चुअल में ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू होती है। तो ये है हमारा ओवरऑल बर्कले हार्टले मेथड, जिसके द्वारा हम ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब का निर्धारण करते हैं। चलो भाई देख लेते हैं हम लोग वांट ऑफ फैक्टर क्या है या वांट ऑफ गुणांक क्या है। देखो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग किसी सॉल्यूट को मिलाकर कोई सोल्यूशन बनाते हैं, तो उस जो रिजल्टिंग सोल्यूशन होता है उस रिजल्टिंग सोल्यूशन की जो वेपर प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो एक्चुअल में जितनी होनी चाहिए उससे कम या ज़्यादा हो जाती है, या जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है जिसको हम क्वथनांक में उन्नयन बोलते हैं, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए उससे या तो वो कम होती है या फिर ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा जो होता है वो होता है अबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ या अबनॉर्मल मोलर मास के कारण। अब सबसे मेन चीज़ ये है कि अबनॉर्मल मोलर मास क्या है। पहले तो मोलर मास होता है, लेकिन ये अब नॉर्मल क्या हो जाता है? एक्चुअल में होता ये है, जब हम किसी भी कंपाउंड को या इलेक्ट्रोलाइट को किसी सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो वहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो इलेक्ट्रोलाइट या वो जो कंपाउंड है वो सॉल्वेंट में जाकर वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में टूट जाता है, जैसे MgCl2 वाटर में डिसॉल्व करने पर Mg2++2Cl- देता है, और NaCl वाटर में Na+ और Cl- देता है। इसी तरह से या तो जिस कंपाउंड को आप सॉल्वेंट में मिला रहे हैं या तो वहाँ पर जाकर वो दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं, मीन्स उनमें एसोसिएशन होता है। तो या तो कंपाउंड में डिसोसिएशन होता है या फिर कंपाउंड में एसोसिएशन होता है। तो एसोसिएशन वाले केस में हमारे पास यहाँ पर बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड जो है वो सॉल्यूशन में अपनी कंबाइंड स्टेट में या संयुग्मित अवस्था में रहता है। तो दो बेंजोइक एसिड के जो कंपाउंड होते हैं, जो दो बेंजोइक एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़कर एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। अब इस यही जो डिसोसिएशन और एसोसिएशन होता है ये क्या करता है, मॉलिक्यूलर मास या जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी वैल्यू में डिफरेंस पैदा करता है। अब ये वांट ऑफ फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्चुअल में जो वांट ऑफ फैक्टर होता है वो एक रेशियो होता है। रेशियो किसका होता है? कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास का और ऑब्जर्व्ड या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का। कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? जो कंपाउंड दिया होता है उस कंपाउंड का जो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उन सारे कॉन्स्टिट्यूएंट का जो एटॉमिक मास का सम होता है उसको हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, या कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास। जैसे NaCl, इसमें हम Na का और Cl का दोनों का जो एटॉमिक मास होगा वो हम ऐड करेंगे, और जो वैल्यू आएगी वो हमारा कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू होगी। और जो अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है ये जब हम क्या करते हैं, हम वैल्यू निकालते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूले पे रख के, तो वहाँ पर जो वैल्यू आती है वो हमारी होती है अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब ये जो हमारी दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं वो क्या होगा, उनका जो रेशियो होगा उसको हम बोलेंगे आई या वांट ऑफ गुणांक। ठीक है, तो ये कई तरीके से निकाला जाता है। जैसे कि देख लेते हैं, वांट ऑफ फैक्टर क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन कितने मॉलिक्यूल हुए हैं या आफ्टर एसोसिएशन कितने मॉलिक्यूल बचे हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तब जो डिसोसिएशन था या एसोसिएशन था उसके पहले कितने पार्टिकल थे, इसका जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा, वो आपका वांट ऑफ फैक्टर होगा। तीसरा है आपका एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक्सपेरिमेंट से जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाली गई है वैल्यू वो, और नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो नॉर्मली किसी भी कंपाउंड की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है उसका जो रेशियो होता है उसको हम वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं।
अब वांट ऑफ फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है, अगर हम देख लेते हैं किसी भी कंपाउंड में या कोई इलेक्ट्रोलाइट, जब किसी सोल्यूशन में हम कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करते हैं, अगर वो एसोसिएट होता है या डिसोसिएट होता है, तो हम उसकी जो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू होती है वो हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल फार्मूले में उसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी एम फार्मूला था पहले, तो अगर कंपाउंड हमारा वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कुछ आती है तो हम क्या करेंगे, वांट ऑफ फैक्टर को यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फार्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू आई के बी एम। इसी तरह से अगर आई की वैल्यू है, मीन्स कंपाउंड जो आपने सॉल्यूट मिलाया है सोल्यूशन में वो अगर एसोसिएट होता है या डिसोसिएट होता है, तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई के एफ एम हो जाएगा फार्मूला। इसी तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर का पाई इक्वल्स टू आई सी आर टी फार्मूला हो जाएगा। तो ये होता है आपका वांट ऑफ फैक्टर, और इस तरह से क्या करता है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू को अफेक्ट करता है। इस तरह से सोल्यूशन चैप्टर का जो फाइनल लेक्चर था ये ओवर हो चुका है, ये चैप्टर भी आपका ओवर हो चुका है। अब इस चैप्टर से और इन टॉपिक्स से रिलेटेड जो भी हमारी न्यूमेरिकल होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट, उनको हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे।